नाम मोहन भागवत बताया जाता है, जिसका नाम वो 11-12 साल में पहली बार मोदी से जाकर के मिला और उसने कहा कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। और 29 अप्रैल की रात को सरसंघचालक मोदी से मिलता है और 30 अप्रैल को वो मोदी जो ये कहता था कि जाति जनगणना की बात करने वाले अर्बन नक्सल होते हैं, वो लोग पापी होते हैं, वही मोदी की सरकार घोषणा करती है कि जाति गणना इस देश में हम कराएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है, तो उनकी बात पे हमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं। धन्यवाद पटेल साहब। वी द पीपल जो एक बहुत सारे सामाजिक संगठनों का एक फेडरेशन है और बरसों से आप तमाम लोग इस देश की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे संगठनों के नाम लिखे हुए हैं पीछे, और इसमें हमारा एक संविधान बचाओ संघर्ष समिति, जिसको जब ये 13 पॉइंट रोस्टर का मामला उठा था तो एक आंदोलन चला था पूरे देश में, और बहुत सारे साथी हमारे पटेल साहब, सूरज मंडल जी, सुधांशु जी, गौतम जी और जस्टिस वीरेंद्र जी और हमारे भाई साहब बामसेफ के वामन मेश्राम जी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के वो बनाया था। और वो आप लोगों का एक सफल आंदोलन था। सफल आंदोलन मैं इसलिए कहूँगा कि मोदी जो है, जिस देश का जो प्रधानमंत्री है, वो बड़ा जिद्दी आदमी है। वो आसानी से बात को मानता नहीं है, जिद पकड़ लेता है। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन जो चला, देश भर में फैला, जिसमें भारत बंद का भी ऐलान किया गया, और उत्तर भारत के काफ़ी बड़े भाग में वो भारत बंद काफ़ी सफल भी रहा। तो मोदी डर गया, और मोदी डर गया तो वो 13 पॉइंट रोस्टर, जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का गला कट रहा था, वो उसको वापस लेना पड़ा। तो ये आप लोगों की, और ये सारे नेता यहाँ पे इस हॉल में ज़्यादातर मौजूद हैं, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता रही। अब उसके बाद जाति जनगणना का मामला चल रहा है इस देश में, और बहुत सारे राजनीतिक दल उसको उठा रहे हैं। लेकिन उसकी शुरुआत, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने की है। भाई विजेंद्र भी बैठे हुए हैं, जो हमें कई सालों से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। इस मुद्दे को देश में सबसे पहले उठाने वाले शरद यादव जी और तमाम वो लोग जो उनके साथ थे, इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, जिसकी कांग्रेस पार्टी में मैं ओबीसी डिपार्टमेंट को देखता हूं, उन्होंने इसको बहुत जोर शोर से उठाया। लेकिन इस देश की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो असल में आरएसएस की सरकार मानी जाती है, और आरएसएस की सरकार भी नहीं, वो असल में मनुवादियों की सरकार है, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जाति जनगणना के मुद्दे को रजिस्ट किया जाए, उसको रोका जाए। और कैसी कैसी बातें निकल करके आई। मोदी जी ने एक बात कही कि इस देश में जाति खत्म हो चुकी है, और जो जाति की बात कहता है वो पापी है, वो अर्बन नक्सल है। यानी तमाम तरह की जो गालियां थी, वो आप जैसे न्याय योद्धाओं को, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनको दी गई। लेकिन ये आपके आंदोलन की कामयाबी है
कि जैसे आपने 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन कामयाब किया, जब आपका आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा, जब देश का बच्चा बच्चा, दलित का, आदिवासी का, पिछड़े का ये कहना शुरू हुआ कि हमें जाति जनगणना चाहिए, तो आरएसएस और जो मनुवाद का सेंटर है वो कांप गया। 11-12 साल हो चुके थे मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। आरएसएस का जो मुखिया है, जिसको सरसंघचालक बोलते हैं, जिसका नाम मोहन भागवत बताया जाता है, जिसका नाम, वो 11-12 साल में पहली बार मोदी से जाकर के मिला और उसने कहा कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। और 29 अप्रैल की रात को सरसंघचालक मोदी से मिलता है और 30 अप्रैल को वो मोदी जो ये कहता था कि जाति जनगणना की बात करने वाले अर्बन नक्सल होते हैं, वो लोग पापी होते हैं, वही मोदी की सरकार घोषणा करती है कि जाति गणना इस देश में हम कराएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है, तो उनकी बात पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आता। और अभी उसके कारण है क्योंकि उस पार्टी में जो मनुवादी लोग हैं वो अब भी इस चीज़ को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो ताकतें कमज़ोर नहीं हैं। उन ताकतों के पास आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। अभी मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, और मैं यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ, ये मनुवादी इस सुप्रीम कोर्ट में हावी हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं है। जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगा दी, 2-2.5 साल तक उसको फंसाए रखा, उसको लागू नहीं होने दिया, जबकि वो संवैधानिक था। उसके बाद आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस आया, और ईडब्ल्यूएस आया तो वो संविधान के हिसाब से नहीं था। बहुत सारे लोग, हमारे जस्टिस वीरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे में से लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं लिखा। भाई ये क्या जुल्म कर रहे हो आप, कम से कम इस पे रोक लगाओ। तो वही सुप्रीम कोर्ट जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों पे रोक लगाई थी, उसने कहा नहीं देखो आपकी सुनवाई तो हो जाएगी लेकिन रोक नहीं लगेगी। अब फिर वही सुप्रीम कोर्ट, अब यूजीसी में जब आती है बात, कोई चिट्ठी लेके चला जाता है कि ये गलत है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगा देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो दोगला व्यवहार है, इससे साफ है कि ये आज भी, जैसे मेरी बहन ने पहले कहा कि मनु कोर्ट टाइप का ये कोर्ट है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं। और जब तक इसमें पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं होती, हमें इनके फैसलों पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अभी हाल में जनगणना को लेकर के जो सवाल उठे, जो एडवर्टाइजमेंट भी सरकार का आया, और उसमें जो प्रश्न नंबर 12 था, उसमें हाउसिंग एनुमरेशन की बात थी कि मकानों का सूचीकरण करना है। तो उसमें उन्होंने कॉलम लिखे SC ST, SC/ST/ अदर, उसमें OBC का नाम ही नहीं है। तो जब हमने देखा और आप जैसे सारे हमारे साथी बेचैन हुए, तो मैंने OBC डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है, उसकी तरफ से, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, मैंने सेंसस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। और वो चिट्ठी जो थी, हमने बकायदा, मेरे पास है इस समय, वो हमने वहाँ पे उनसे रिसीव कराई, और रिसीव कराने के बाद हमने उनको कहा कि हमें आपसे मिलने का समय चाहिए, क्योंकि जो इसमें ये रिसीव है सेंसस कमिश्नर के द्वारा, हमने कहा कि हमारे बहुत सारे साथी आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इसमें सारी बातें लिखी हैं और आप हमें इसके बारे में दीजिए। तो बजाय सेंसस कमिश्नर
क्योंकि सेंसस कमिश्नर भी कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे पे काम करता है। डायरेक्ट उन्होंने ना तो हमें आज तक उस चिट्ठी का जवाब दिया, ना हमें अभी तक मिलने का समय दिया, लेकिन जो गृह मंत्रालय ने उसके 2 दिन बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि कुछ लोग ने सवाल उठाया है, सेंसस कमिश्नर को लिखा है कि इस तरह की बात है ओबीसी की, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं गृह मंत्रालय से, सेंसस कमिश्नर से इस मंच के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं कि आप जो क्लैरिफिकेशन है इसके बारे में दीजिए और बाकायदा घोषणा कर दीजिए कि मकानों का जो सूचीकरण हो रहा है उसमें भी ओबीसी के मकानों का चिन्हित किया जाएगा। जब आप ये पूछ रहे कि दीवार में पलस्तर कौन सा है, छत पे कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, तो एक कॉलम अगर ओबीसी का डाल लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना ओबीसी का एक एक बच्चा अब इस प्रति जागरूक हो चुका है और एक जन आंदोलन के लिए तैयार है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम संवैधानिक तरीकों से एक बड़ा जन आंदोलन आप सब लोगों के नेतृत्व में करेंगे और इस सरकार को जैसे जनगणना की घोषणा के लिए मजबूर किया ऐसे मजबूर कर देंगे। तो समय कम है, भाई अनिल आके खड़े हुए हैं। आप सबका धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद। सर, मेरी भी मजबूरी है, मैं यूं ही आपको नहीं करता परेशान, लेकिन आप तो पूरे देश को सुनाते हैं।